प्रीति राठी केस 2013। 2 मई 2013 का दिन दिल्ली से अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ आई एक लड़की जिनका नाम प्रीति राठी था। ये बहन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतरती है। कुछ दूर आगे चलने पर एक शख्स पीछे से प्रीति के कंधे पर हाथ रखता है। अब बहन प्रीति पीछे मुड़ती है, वैसे ही वो शख्स एक डब्बा निकालता है और उसमें भरा हुआ लिक्विड प्रीति के चेहरे पर उंडेल देता है। लिक्विड चेहरे पर पड़ते ही प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाती है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही भयानक दर्द से गुजर रही हो। दोस्तों, ये एक एसिड अटैक था। बहन प्रीति राठी के ऊपर यह अटैक कैसे और क्यों हुआ था? 2013 में हुई इस घटना पर पूरा देश मातम में डूब गया था। लोग सड़कों पर आ गए थे। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की तरफ से लड़ रहे वकील ने भी कहा था कि ये किसी भी महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत है। केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते वक्त ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तारीख 1 मई 2013। दिल्ली के नरेला में रहने वाली बहन प्रीति राठी के लिए ये दिन बहुत खास दिन था, क्योंकि आज पहली बार प्रीति दिल्ली से बाहर जाने वाली थी। पहली बार अपने घर को छोड़कर बाहर जाने के ख्याल से प्रीति थोड़ी उत्सुक भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई की थी और मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए प्रीति काफी अरसे से तैयारी भी कर रही थी। अब इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। इस वैकेंसी में प्रीति पास हो गई और नेवी में एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट भी कर ली गई। अब सारी कागजाती कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और प्रीति को मुंबई के कोलाबा में मौजूद नेवी ऑफिस में रिपोर्ट करना था। फिर उन्हें INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। अब क्योंकि परिवार से कोई बेटी पहली बार दिल्ली जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए उनके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी उनके साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। 1 मई 2013 को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है। ये ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। इसमें काफी भीड़ भाड़ थी। सीट पर बैठे लोगों के अलावा भी चारों तरफ लोग खड़े हुए भी थे। भीड़ भाड़ वाली इस ट्रेन के अंदर लोगों के बीच में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था और टोपी भी पहनी हुई थी। ये शख्स खामोशी से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। कभी उठता और बाथरूम की तरफ चला जाता, फिर वापस आकर अजीब तरह से अपनी जगह पर बैठ जाता और वो बार बार प्रीति की तरफ बड़ी अजीब तरह से देखता रहता था। उस शख्स की ये हरकतें प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस कर ली थी और वो इस शख्स से सतर्क भी हो गए थे। रात का वक्त हो गया। इस भीड़ भाड़ और खचाखची में ट्रेन के अंदर सारे लोग लगभग सो गए। पूरी रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सारे लोग उठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल यानी मुंबई पहुंच चुकी होती है। तारीख 2 मई 2013। सफर के दूसरे दिन प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर पहुंच भी जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति, उनके पिता और चाचा चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं और यहाँ से अपनी अगली मंजिल की ओर आगे चलने लगते हैं। पूरे एक दिन के सफर की वजह से बहन प्रीति थकी हुई थी और परेशान भी थी। जाहिर है नौकरी के लिए उन्हें अपना घर बार जो छोड़ना था। सो प्रीति धीरे धीरे पीछे चल रही थी और उसके पिता और चाचा चाची कुछ कदम दूर आगे चल रहे थे। चलते चलते जब प्रीति अपने परिवार से कुछ ज्यादा ही पीछे रह गई तो अचानक उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि वह अपने परिवार के पास पहुंच सके, उनके करीब जा सके। लेकिन तभी प्रीति के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। प्रीति अचानक कदम रोक लेती है और पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर किसने उसे छुआ है। लेकिन प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे मोड़ती है तो उसे वही लड़का दिखाई देता है जो अपने चेहरे को कपड़े से छुपाकर ट्रेन के अंदर उसके साथ सफर कर रहा था और लगातार उसे घूर रहा था।
अब इससे पहले कि बेचारी प्रीति कुछ समझ पाती, वो नकाब पहना हुआ लड़का एक डब्बा निकालता है और उसी वक्त उस डब्बे में भरा हुआ लिक्विड सीधा प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही ये लिक्विड प्रीति के चेहरे पर पड़ता है, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और दर्द से तड़पने लगती है। प्रीति की चीखों पुकार सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। दूसरे पैसेंजर्स भी उनके आजू बाजू जमा हो जाते हैं। प्रीति को तड़पता देखकर, उसकी बहुत खराब हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि किसी ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची ऐसी हालत में जब प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त एसिड के कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उनके हाथों पर भी लग जाते हैं और उन लोगों के हाथ भी जलने लगते हैं। अपने खुद के हाथों की जलन को बुलाकर परिवार के लोग जैसे तैसे प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पापा और चाचा उसे इस हालत में उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। अब प्रीति क्योंकि बहुत तकलीफ में थी और एसिड के जख्म बहुत गहरे पड़ गए थे, इसलिए रेलवे के अधिकारी प्रीति को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रेलवे स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को पापा हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन प्रीति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और यहाँ पर उसके इलाज की पूरी सहूलत मौजूद नहीं थी, तो उसे मसीना हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। एसिड गिरने की वजह से प्रीति की स्किन पूरी जल चुकी थी। जख्म इतने गहरे हो चुके थे जिनका इलाज नामुमकिन था। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंककर भागने लगता है। तभी प्रीति की चीखें सुनकर नजदीक खड़ा समीर शेख नाम का एक शख्स फौरन हमलावर के फेंके हुए डब्बे को उठाकर ये चेक करता है कि आखिर इस डब्बे के अंदर से इस लड़की पर क्या फेंका गया है। उसी दौरान डब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिर जाता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं और वो फौरन समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड फेंका गया है। इसके बाद समीर तुरंत उस नकाबपोश हमलावर के पीछे भागना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों को भी पुकार कर कहता है, सलीम, सलमान, उसे जल्दी से पकड़ो। लेकिन हमलावर इन तीनों को चकमा देकर भाग निकलता है। दोस्तों, यहाँ पर समीर शेख, सलमान और सलीम, इन तीनों नामों को याद रखिए। ये तीन वो लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर केस में अहम किरदार अदा किया था। इस तरफ प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जबकि उनके पिता, चाचा चाची और समीर शेख को भी पापा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उस तरफ पुलिस स्पॉट पर पहुंचकर पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर शेख को ज्यादा गहरे जख्म नहीं लगे थे, इसलिए उसे अस्पताल से थोड़ी देर में छुट्टी दे दी जाती है और पुलिस उसे वापस घटना स्थल पर ले जाती है। वहां समीर के बयान के आधार पर पंचनामा किया जाता है। इसके अलावा पुलिस वहां पर से और भी सबूत इकट्ठा करती है। अब पहले प्रीति को पापा हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए जल्दबाजी में वहां से भी प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में एसिड से जलने वालों के लिए कोई इलाज मौजूद ही नहीं था और बहुत सी फैसिलिटीज की भी कमी थी। इसलिए कुछ देर के बाद प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। मसीना हॉस्पिटल में पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल में पहुंचती है, लेकिन दोस्तों, एसिड के जख्म इतने ज्यादा गहरे उतर चुके थे कि प्रीति की आवाज बिल्कुल जा चुकी थी। वो बोल ही नहीं पा रही थी। प्रीति का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका था और उनकी गर्दन पर भी गहरे घाव पड़ गए थे, जिस वजह से उस वक्त प्रीति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका। बहन प्रीति के शरीर पर एसिड के बहुत गहरे जख्म पड़ चुके थे, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हालातों से अभी भी लड़ रही थी। गहरे जख्मों की वजह से प्रीति चाहते हुए भी अपने माँ बाप से बातें नहीं कर पा रही थी, कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। अब प्रीति पढ़ी लिखी तो थी ही और अपनी जिंदगी में कुछ करना भी चाहती थी, सो इसलिए उसने इशारा करते हुए बताया कि उसे नोट और पेन दी जाए ताकि वो जो भी बोलना चाहती है वो लिखकर बता सके। इसके बाद प्रीति को पेन और पेपर दिया गया। अब प्रीति लिखकर डॉक्टर्स और अपने माँ बाप से बातें करने लगी। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया में भी फैल चुकी थी। धीरे धीरे ये खबर टेलीविजन और अखबारों के जरिए आम लोगों तक भी पहुंच गई। देखते ही देखते प्रीति के साथ हुई ये घटना देश भर में छा गई। इस अटैक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे और भारत के कई हिस्सों में इसका जमकर विरोध किया गया।
जल्द से जल्द प्रीति के गुनहगारों को, उसको इतनी तकलीफ पहुंचाने वालों को सजा देने की मांग सामने रखी गई। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि वो फौरन अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस अपराधी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, उसका कोई सबूत ही नहीं था। हालांकि इस हादसे के वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुछ गवाहों के हिसाब से उस अपराधी का स्केच या तस्वीर पुलिस ने तैयार करवा ली थी और अपराधी की तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन स्केच के अलावा पुलिस के पास और कुछ नहीं था। इस घटना के 2 दिन बाद 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन तन्नू को फोन करता है और प्रीति के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। ये पवन कुमार बीटेक का विद्यार्थी था और प्रीति को बहुत पुराने समय से जानता था। पवन कुमार के फोन आने की जानकारी तन्नू अपने पिता अमर सिंह राठी को बता देती है और प्रीति के पिता अमर सिंह राठी जांच कर रहे अधिकारियों को भी इस बात की खबर कर देते हैं कि पवन सिंह नाम के एक लड़के ने फोन करके प्रीति का हालचाल पूछा है। ये जानकारी हाथ लगने के बाद अब पुलिस अपना वो स्केच प्रीति को दिखाती है, जो स्केच उन्होंने गवाहों के आधार पर बनवाया था। स्केच दिखाकर प्रीति से पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानती हो। इसके जवाब में प्रीति बोर्ड के ऊपर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। प्रीति के हिसाब से स्केच में दिख रहा लड़का इन तीनों में से कोई एक हो सकता था। अब क्योंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम लिया और पवन कुमार ने भी फोन करके प्रीति का हालचाल जाना था, इसी वजह से पुलिस ये अंदाजा लगाती है कि शायद पवन कुमार ने ही प्रीति पर एसिड फेंका होगा और अब वो ये जानना चाह रहा होगा कि प्रीति जिंदा है या मर चुकी है। इसलिए पवन कुमार को शक के दायरे में लेकर पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर भी लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर के बाद देश के लोग और भी भड़क जाते हैं और वो जल्द से जल्द अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करते हैं। दूसरी तरफ प्रीति की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। मसीना हॉस्पिटल में आए उसे बहुत दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। प्रीति के इंटरनल ऑर्गन्स यानी अंदरूनी हिस्से भी खराब होने लगे थे और अब तो मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी हाथ ऊंचे कर लिए, जिसके बाद प्रीति को वहां से बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। आए दिन नई खबरों की वजह से लोग प्रीति से कनेक्ट हो रहे थे और सरकार ने भी उनको बहुत सी सुविधाएं दी थी। जैसे प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां देश के टॉप डॉक्टर्स की टीम बैठाई गई। उनको प्रीति के इलाज करने की जिम्मेदारी दी गई। इन डॉक्टर्स ने प्रीति की जान बचाने की लाख कोशिशें की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि प्रीति की हालत और भी खराब हो गई और अब प्रीति वेंटिलेटर पर चली गई। अब एसिड अटैक को हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। प्रीति अब भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, लेकिन आखिरकार 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। देश में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन प्रीति के घर वाले सीबीआई जांच के लिए उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति की डेड बॉडी को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली जाती है। फिर आखिरकार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की परमिशन देने के बाद प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। भले ही पुलिस ने पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत उन्हें नहीं मिला था। प्रीति के पिता अमर सिंह राठी ने पता लगाया कि घटना वाले दिन 2 मई 2013 को पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो तो रोहतक में था। पुलिस पवन कुमार की कॉल हिस्ट्री चेक करती है तो पता चलता है कि वो सचमुच रोहतक में ही था, यानी एसिड पवन कुमार ने नहीं फेंका था। लेकिन ये बात तो प्रीति के पिता ने पता लगाई थी, मतलब कि पुलिस जांच सही से नहीं कर रही थी। ये पुलिस की एक नाकामी थी, जिसके बाद प्रीति के पिता कोर्ट में रिट पिटीशन की फाइल दर्ज करते हैं और सीआईडी मुंबई से जांच पड़ताल करवाने की मांग रखते हैं। सीआईडी सबसे पहले प्रीति के घर जाकर जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सारे रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। उनमें से एक रिश्तेदार ये बताती है कि पड़ोस में अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था और प्रीति ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। फिर अंकुर पवार प्रीति से शादी करने की जिद भी कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था।
रिश्तेदार के हिसाब से अंकुर ने प्रीति को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी। अब सीआईडी पुलिस के लिए ये एक बड़ा क्लू था। पुलिस अंकुर का पता लगा लेती है और उससे पूछताछ करती है। अंकुर से पूछा जाता है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। अंकुर जवाब नहीं दे पाता और घबरा कर इधर उधर की बातें करने लगता है। अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म लगे हुए थे और ये जख्म वैसे ही थे जैसे समीर शेख और प्रीति के पिता और चाचा चाची के हाथों पर लगे थे, यानी एसिड के जख्म। बयान बदलने और जख्म की वजह से पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। पुलिस अंकुर को 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आती है। कुछ अरसे की पूछताछ के बाद पता लगता है कि एसिड फेंकने वाला अंकुर पवार ही था। अंकुर को गिरफ्तार करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर पूछताछ की जाती है, जिसमें अंकुर पवार पुलिस को बताता है कि वो प्रीति को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था। प्रीति ने उसे मना करा, इससे वो गुस्सा कर चिड़चिड़ा हुआ था। दूसरी तरफ प्रीति ने इंडियन नेवी में जॉब हासिल कर ली थी। अंकुर के घरवाले इस बात को लेकर उसे ताना दे रहे थे, जिससे उसे प्रीति से जलन होने लगी थी। फिर अंकुर ने तय किया कि वो प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति की इंडियन नेवी में नौकरी लगने की खबर आसपास के लोगों में फैल चुकी थी। सारे लोग जानते थे कि प्रीति 1 मई को मुंबई जा रही है। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। ऊपर से वो लगातार प्रीति को घूर रहा था, इसलिए प्रीति के माता पिता भी उससे सतर्क हो चुके थे। इसी वजह से वहां एसिड फेंकने का मौका उसे नहीं मिला। सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन के टॉयलेट के पास भी जाकर खड़ा हुआ कि शायद प्रीति अगर यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ पर ही उस पर एसिड फेंक देगा। आखिर में जब प्रीति अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतरी, तब जाकर उसने एसिड फेंका। खैर, अंकुर ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के पास अब भी सबूत कम थे। सबसे पहले उसको एसिड किसने दिया, ये बात पता लगाई गई। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि अंकुर ने मुकेश भार्गव से एसिड खरीदा था और बहाना ये बनाया कि वो अंकुर बैटरीज नाम की एक दुकान खोलना चाहता है। आने वाले वक्त में वो उससे और भी ज्यादा एसिड खरीदेगा, लेकिन पहले उसे सैंपल चाहिए। इसलिए दुकानदार ने अंकुर को सैंपल के तौर पर हॉर्लिक्स के डिब्बे में 2 लीटर एसिड भरकर दिया। सबूतों और गवाहों के आधार पर अंकुर को मुजरिम करार दिया जाता है और इस केस की सुनवाई बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू की जाती है। दोस्तों, आपको ये सुनकर गुस्सा आएगा कि अंकुर कोर्ट के अंदर मुस्कुराते हुए आता है। कई बार अपनी 2 उंगलियों को ऊंचा करके विक्ट्री साइन दिखाता है, यानी उसे एसिड अटैक करने का कोई अफसोस नहीं। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके उसे तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतारने के बाद वो अब भी बहुत खुश है। खैर, सुनवाई में पुलिस 37 गवाह पेश करती है। समीर, सलमान और सलीम भी कोर्ट में गवाही देते हैं। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर स्पेशल कोर्ट प्रीति राठी के अपराधी, उसके कातिल अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और 326 बी के तहत मुजरिम मानकर मौत की सजा देती है और 5000 का जुर्माना भी लगाती है। इस मामले में प्रीति राठी की पैरवी कर रहे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर AM चिमलकर ने इस हादसे को किसी भी महिला पर की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दी थी। ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि इस मामले की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतना बुरी तरह से जल चुका था और एसिड के अंदर उतर जाने की वजह से चेहरा इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो अपने चेहरे की ऐसी हालत देखकर उसी दिन ही मर जाती। ये बात अंकुर की दरिंदगी भरी हरकत को बताने के लिए काफी है। अंकुर पवार एक घटिया किस्म का इंसान था। उसे अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था और अब भी वो कोर्ट के अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट प्रीति के परिवार के जख्मों पर नमक की तरह थी। अब मुंबई सेशन कोर्ट से भले ही अंकुर को फांसी दी गई थी, मगर अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फांसी के फैसले के खिलाफ अपील कर दी, जिसकी हाई कोर्ट में सुनवाई जस्टिस VP धर्माधिकारी और जस्टिस BD नायक कर रहे थे। ये बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है। एक बार फिर लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द करके अंकुर पवार को दिए जाने वाले फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया।
और ये बात भी सही है कि आने वाले वक्त में अंकुर पवार की उम्र कैद को भी कम कर दिया जाएगा और उसे जेल से यूं ही रिहा कर दिया जाएगा।